129 ईसी के एंड में बैटल ऑफ द बर्निंग मिल जीतने के बाद में ब्लैक्स वैसे थोड़े से खुश जरूर थे, बट ऐसा नहीं था कि वो इस डेंजरस वॉर में एकदम पोल पोजीशन पे आ गए थे, क्योंकि ब्लैक्स के तरफ कई सारे मेन एट आर्म्स इंजर्ड वगैरह हो गए थे। अभी वॉर होना मतलब इंजुरीज वगैरह होनी ही है। सो ब्लैक्स के तरफ में हाउस फ्रे और हाउस ब्लैकवुड के कई सारे मेन एट आर्म्स को काफी इंजुरीज हो गई थी, और उन दोनों हाउसेस के सभी मेन एट आर्म्स अभी इन इंजुरीज में से वगैरह रिकवर करने लगे थे। उसी में ब्लैक्स के सपोर्टर हाउस ब्लैकवुड के लीडर ब्लैक एली यानी कि एलिसन ब्लैकवुड अपने बड़े भाई सैमुअल की डेड बॉडी लेकर रेवंट्री हॉल वापस लौट जाती है, और उसके साथ में कई सारे ब्लैकवुड के मेन एट आर्म्स भी चले जाते हैं। एग्जैक्ट वैसे ही चीज लॉर्ड फॉरेस्ट फ्रे के साथ में भी होती है, और वो भी थोड़ा सा पीछे हटता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बैटल जीतने के बावजूद ब्लैक्स के दो इंपॉर्टेंट सपोर्टर्स थोड़े से रिकवर होने के लिए वेटिंग गेम खेलना चाहते थे। ये दोनों भी हाउसेस अभी अचानक से किसी भी बैटल में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो अभी किसी भी बैटल को प्लान करना है तो उसका लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज वॉर लॉजिस्टिक्स? तो कहीं पर भी बैटल करने वगैरह जाना है तो हजारों मेन एट आर्म्स का खाना पीना वगैरह उसका बंदोबस्त करना होता है, उनके घोड़ों की देखभाल वगैरह करनी होती है, उनके वेपन्स को वगैरह एकदम अच्छे से पॉलिश करने के लिए, शार्प करने के लिए ब्लैकस्मिथ्स की जरूरत होती है। ऐसे ही कई सारी चीजें एक बैटल के लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व होती है। तो बैटल ऑफ द बर्निंग मिल के बाद में ब्लैक्स के साइड का यही जो वॉर लॉजिस्टिक्स होता है वो थोड़ा सा क्यों ना हो बिगड़ गया था। तो डेमोन ने इसीलिए हैरेनहाल में ही अच्छे से रहना सही समझा। तो इस समय पर अभी डेमोन के साथ साथ हैरेनहाल में हाउस पाइपर, डैरी, सेल्टिगार, दोनों ब्रून्स के हाउसेस, वेलारियंस के कुछ मेन एट आर्म्स, हाउस वैंस के कुछ मेन एट आर्म्स, ऐसे सभी लोग हैरेनहाल में मौजूद थे। डेमोन को यहाँ पर हैरेनहाल में साथ दे रहे थे लॉर्ड पीटर पाइपर जैसे एकदम ही एक्सपीरियंस लॉर्ड ऑफ पिंक मेडन। तो यहाँ पर पीटर पाइपर भी डेमोन को सजेस्ट करते हैं कि उन्हें हैरेनहाल में ही नॉर्दर्न आर्मी के आने तक रुकना पड़ेगा, उन्हें वेटिंग गेम यहाँ पे खेलना इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे ही डायरेक्टली कहीं पे भी हमला करने नहीं जाने चाहिए, और इस बात को डेमोन भी एक्सेप्ट करता है। दूसरी तरफ अभी हम नॉर्थ की अगर बात करते हैं तो जसेरिस के बहुत ही अच्छे काम की वजह से वहां पर भी बहुत ही अच्छी चहल पहल अभी शुरू हो गई थी। कई सारे अलग अलग छोटे मोटे नॉर्दर्न हाउसेस के मेन एट आर्म्स अपने अपने लीज लॉर्ड्स के कैसल में इकट्ठा होने लगे थे। एकदम ऊपर के नॉर्थ के लोग हाउस स्टार्क के विंटरफेल में इकट्ठा हो रहे थे, तो कुछ मेन एट आर्म्स बैरो टाउन में यानी कि हाउस डस्टिन के यहाँ पे इकट्ठा होने लगे थे। वैसे ही कई सारे मेन एट आर्म्स इवन व्हाइट हार्बर में भी अभी इकट्ठा होने लग गए थे। इवन नाइट्स ऑफ द वेल गर्ल टाउन और ईरी के नजदीक बसे हुए गेट्स ऑफ द मून में एक साथ होने लगे थे, और इन सभी अलग अलग बड़े बड़े मेन एट आर्म्स के क्लैन का एक ही प्लान था, डेमोन को हैरेनहाल में जाके मिलना। तो ऐसा एक बड़ा गेम अभी यहाँ पर ब्लैक्स खेलने लगे थे, और वो आने वाले अलग अलग बैटल्स के लिए एकदम अच्छे से तैयार हो रहे थे। बट दूसरी तरफ ग्रीन्स की भी आर्मी अभी काफी मजबूत होने लगी थी। इस ग्रीन्स के आर्मी का लीडर था लॉर्ड ऑरमुंड हाईटावर। ये ऑरमुंड अपने अंकल ऑटो के तरह ही एकदम शातिर और क्लेवर किस्म का बंदा था, और उसी में वो एकदम जबरदस्त नाइट भी था। वो एक बहुत ही तगड़ा बैटल कमांडर था जिसने बचपन से ही एकदम अच्छे से वॉर में वगैरह कैसे पार्टिसिपेट करना है और कैसे बैटल के फॉर्मेशंस यूज करके बैटल्स को जीतना होता है, इसकी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की थी। वेस्टरोस में उस समय पर कई लोगों का मानना था कि लॉर्ड ऑरमुंड हाईटावर मतलब पूरे वेस्टरोस में बैटल प्लानिंग में सेकंड नंबर पे आते हैं। तो अभी एग्जैक्टली फर्स्ट कौन है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। एनीवेज, लॉर्ड ऑरमुंड हाईटावर के बुलाने पर हाउस रेडविन, हाउस रॉक्सटन और हाउस पीक ऐसे कुछ साउथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउसेस के ऑलमोस्ट 10,000 स्ट्रॉन्ग मेन एट आर्म्स डस्टनबरी में इकट्ठा होते हैं। तो ये डस्टनबरी मतलब हाउस पीक का कैसल था, और यहाँ पर हाउस पीक इतने बड़े आर्मी को होस्ट करते हैं। इवन लैनिस्टर्स को भी बताया गया था कि आप भी यहाँ पर डस्टनबरी में आओ, और यहीं से हम रोज रोड से आगे नॉर्थ में निकलेंगे, ऐसा उनका कम्युनिकेशन हुआ था।
बट लैनिस्टर्स की आर्मी अभी भी लैनिस्पोर्ट में इकट्ठा हो रही थी और इसी वजह से वो इस समय पर डस्टनबरी में आ नहीं पाए थे। तो इस मैंडर नदी के किनारे बसे हुए डस्टनबरी में लॉर्ड ऑरमुंड हाईटॉवर मिलते हैं हाउस पिक के लॉर्ड अनविन पिक को। तो दोस्तों मिलिए यहाँ पर डांस ऑफ द ड्रैगन्स के एक बहुत ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर लॉर्ड अनविन पिक को। तो ये लॉर्ड अनविन पिक कोई एकदम जबरदस्त बैटल कमांडर तो नहीं थे और ना ही वो कुछ बहुत तगड़े नाइट वगैरह थे, बट वो शातिर पॉलिटिकल मास्टरमाइंड थे। बड़े बड़े लॉर्ड्स की कोई भी बड़ी मीटिंग वगैरह हो तो उस मीटिंग में इस लॉर्ड अनविन पिक का एक अलग ही स्वैग होता है। सभी को जानना होता है कि किसी भी डिसीजन में लॉर्ड अनविन पिक का एग्जैक्टली क्या ओपिनियन है, और इवन लॉर्ड ऑरमुंड हाईटॉवर भी सब कुछ इस लॉर्ड अनविन पिक से जानना चाहते थे। और अनविन पिक के सपोर्ट के वजह से हाउस पिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा आर्मी ग्रीन्स के तरफ आ गया था। हाउस पिक के साथ साथ ही यहाँ पर ग्रीन्स को हाउस रॉक्सटन ने भी मदद की थी, और हाउस रॉक्सटन के लॉर्ड जॉन रॉक्सटन भी एक बहुत ही डैशिंग और जबरदस्त ग्रीन्स के कैरेक्टर होंगे। ये जॉन रॉक्सटन मतलब इतने तूफानी और डैशिंग बंदे थे कि उन्हें सभी लोग साउथ में बोल्ड जॉन रॉक्सटन कहते हैं, क्योंकि वो एकदम ही बैडएस और मुफट किस्म के बंदे थे। इस बोल्ड जॉन रॉक्सटन के पास में एक वलेरियन स्वॉर्ड की भी तलवार थी जिसका नाम था ऑर्फन मेकर। तो ये जॉन रॉक्सटन बहुत ही डेडली फाइटर था और उसके वजह से सभी लोग उसे बोल्ड जॉन भी कहते थे। बट कई लोगों का ये भी मानना था कि जॉन रॉक्सटन को बोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा औरतों का दीवाना था। ये बंदा एकदम बोल्ड अंदाज में किसी भी लड़की के साथ में संबंध बना देता। उस समय पर सब लोग कहते थे कि पूरे रीच में एक भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर बोल्ड जॉन रॉक्सटन की कोई रखेल ना हो। तो आप अभी समझ ही गए होंगे कि यह बोल्ड जॉन रॉक्सटन मतलब कैसा एक लौंडियाबाज और एकदम रंगीन किस्म का कैरेक्टर है। तो यह हाई टॉवर्स, पीक, रॉक्सटन्स, रेडविन और कुछ टारगेरियन मेन एट आर्म से बनी हुई ऑलमोस्ट 20,000 की आर्मी नॉर्थ के तरफ मार्च करने लगती है। उनका प्लान यही था कि वो धीरे धीरे नीचे से किंग्स लैंडिंग में चले जाएंगे और वो किंग्स लैंडिंग में पहुंचकर अपने एगोन द सेकंड किंग को मदद करेंगे। अब ये प्लान तो काफी अच्छा था, बट नीचे साउथ में से एकदम किंग्स लैंडिंग तक पहुंचना मतलब कुछ आसान चीज नहीं थी, क्योंकि अलोंग द वे कई सारे ऐसे हाउसेस थे जो ब्लैक्स को भी सपोर्ट करते थे। तो बीच में उन्हें कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे ये उन्हें पता ही था और उस हिसाब से वो रेडी भी थे। बट ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए जिनके बारे में ऑरमुंड हाईटॉवर ने भी सोचा ही नहीं था। सो जैसे जैसे ये आर्मी नॉर्थ की तरफ निकलने लगती है तो उनका पंगा हो जाता है दो एलेंस के साथ में। एक था हाउस बीसब्यूरी का एलन बीसब्यूरी और दूसरा था हाउस टार्ली का एलन टार्ली। तो अभी हाउस बीसब्यूरी और हाउस टार्ली एक दूसरे के काफी अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे और हमने पहले ही देखा था कि कैसे लॉर्ड लाइमन बीसब्यूरी को मारने के बाद में हाउस बीसब्यूरी ब्लैक्स के तरफ हो गए थे और उन्होंने ग्रीन्स के खिलाफ सीधा बगावत कर दी थी। और इसी बगावत में इवन टार्लीज भी इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि वो बीसब्यूरीज के काफी अच्छे दोस्त हमेशा से ही रहे थे। अभी यहाँ पर एलन एंड एलन दोनों को पता था कि वो ऑलमोस्ट 20,000 के बड़े आर्मी के खिलाफ डायरेक्टली फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो दोनों एलेंस ने यहाँ पर एकदम ही अच्छी तरीके से छुपा रुस्तम बन के एकदम छुपके से बार बार हमला करना शुरू कर दिया। तो अभी ये हाई टॉवर्स, रॉक्सटन्स, पीक्स और रेडविन की जो बड़ी आर्मी थी वो कई बार अलोंग द वे नॉर्थ में जाते जाते रुक जाते थे। सो ऐसा जब वो करते थे तभी एलन एंड एलन के कई सारे अलग अलग सोल्जर्स एकदम छुपके से उनके कैंप्स पर हमला करते हैं। इतने बड़े आर्मी में कौन एग्जैक्टली किसका है वो वैसे समझता नहीं था। तो ये एलन एंड एलन के कई सारे मेन एट आर्म्स एकदम छुपके से इस आर्मी में घुस जाते और कई सारे लोगों को मार के एकदम क्विकली वहां से निकल जाते। तो ऐसे एकदम छोटे से रेड्स करने के, छोटा सा एम्बुश करने का एक टेक्निक यहाँ पर एलन एंड एलन के सोल्जर्स अपनाते हैं। कई बार तो ये एलन एंड एलन के मेन एट आर्म्स टेंट्स को वगैरह आग लगा देते। तो इस तरीके से एलन एंड एलन एकदम
लोग उनकी छोटी आर्मी होने के बावजूद एकदम बड़े ग्रीन्स के आर्मी को काफी सताते रहते हैं और इसी वजह से ग्रीन्स का कमांडर इन चीफ ऑर्मुंड हाइटॉवर और अनविन पिक काफी तंग आ गए थे। इवेंचुअली ग्रीन्स के सभी मेन एटम्स एकदम सतर्क रहने लगते हैं और उसके वजह से एलन एंड एलन के कई सारे अटैक करने वाले मेन एटम्स को मार गिराया जाता है और उन दोनों को उसी की वजह से पता चलता है कि ऐसे बार बार अभी रेड्स करके अपने मेन एटम्स को खोना कुछ अच्छी चीज नहीं है। इसीलिए एलन बीसब्यूरी और एलन टार्ली उनके मेन एटम्स को ऐसे रेड्स पे वगैरह अभी भेजना बंद करते हैं। तो इवेंचुअली मैंडर नदी के किनारे बड़ी ग्रीन्स की आर्मी अच्छी तरीके से रेस्ट करने लगती है और यहीं पर रहते नॉर्थ में से कुछ ग्रीन्स के जासूस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आते हैं। तो अभी वो न्यूज क्या है और आगे ये ग्रीन्स की आर्मी क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करेगी और कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स इस ग्रीन्स के आर्मी को लड़ने पड़ेगी, वो सब कुछ जानेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।